गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक। उत्तोलक से क्या आशय है? वर्तमान में उत्तोलक से अभिप्राय ऐसी तकनीक के प्रयोग से लिया जाता है जिससे अधिक भार को कम शक्ति के प्रयोग से उठाया जा सके। इस आशय हेतु एक आधार पर किसी उत्तोलक का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय प्रबंध में यह आधार स्थायी लागतों का होता है। उत्तोलक विभिन्न प्रकार की पूंजी का मिश्रण होता है। एक संस्था को वित्त की व्यवस्था करने के लिए दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। पहली पूंजी वह होती है जिस पर कि प्रत्याय की दर स्थित होती है। यह पूंजी ऋण और पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहलाते हैं। जबकि दूसरी पूंजी वह पूंजी होती है जिस पर कि प्रत्याय की दर अस्थिर होती है, जिस पर कि ब्याज का या डिविडेंड का भुगतान करना आवश्यक नहीं होता है। वह कहलाती है हमारी साधारण अंश पूंजी और प्रतिधारित अंश पूंजी। उत्तोलक से अभिप्राय कोषों के बदले स्थायी लागत अथवा स्थायी प्रत्याय का भुगतान करना होता है। वित्तीय प्रबंध में उत्तोलक से अभिप्राय ऐसी संपत्तियों या कोषों के प्रयोग से है जिनके लिए संस्था को एक स्थायी लागत चुकानी होती है। स्थायी लागतों को वहन करने और चुकाने की क्षमता कंपनी की लाभदायकता पर निर्भर करती है। स्थायी लागत भार उत्तोलक का आधार कार्य करती है। यदि संस्था द्वारा ब्याज व कर घटाने के पूर्व के लाभ स्थायी लागत या स्थायी प्रत्याय से अधिक हो तो अनुकूल उत्तोलक कहलाएगा। इसके विपरीत यदि स्थायी लागत संस्था की प्रत्याय की दर से अधिक हो तो यह प्रतिकूल उत्तोलक कहलाएगा। उत्तोलक दो प्रकार के हैं हमारे पास। एक है परिचालन उत्तोलक, दूसरा है वित्तीय उत्तोलक। परिचालन उत्तोलक विक्रय में परिवर्तन का परिचालन आय पर प्रभाव स्पष्ट करता है। संस्था की परिचालन क्रियाओं में स्थायी लागतें परिवर्तनशील लागतों से यदि अधिक है तो उच्च परिचालन उत्तोलक होगा और इसके विपरीत स्थिति में निम्न परिचालन उत्तोलक होगा। परिचालन उत्तोलक को स्थायी परिचालन लागतों के उपयोग के फलस्वरूप विक्रय मात्रा में हुए परिवर्तनों की तुलना में लाभों में हुए परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक संस्था में उत्पादन कार्य में स्थायी लागतें और स्थायी व्यय होते हैं। उनका उत्पादन स्तर से कोई संबंध न हो तो हम कहेंगे कि ये संस्था में परिचालन उत्तोलक विद्यमान है। संस्था की परिचालन लागतों को स्थायी परिवर्तनशील व अर्ध परिवर्तनशील लागतों में विभक्त किया जाता है। परिचालन लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादन के स्तर के अनुसार परिवर्तित होती हैं, जबकि स्थायी लागतें वे लागतें होती हैं जिनका कि उत्पादन स्तर से कोई संबंध नहीं होता है। और अर्ध परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती हैं जो एक स्तर तक तो स्थायी रहती हैं और उसके पश्चात उत्पादन में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। सामान्यतः अर्ध परिवर्तनशील लागतों का स्थायी अंश स्थायी लागतों में तथा परिवर्तनशील अंश परिवर्तनशील लागतों में जोड़ा जाता है। किसी संस्था में स्थायी लागतें तथा एक निश्चित सीमा या वर्तमान सीमा से उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन दर में परिवर्तन की अपेक्षा लाभ दर में परिवर्तन अधिक होगा। इस परिवर्तन के अध्ययन को परिचालन उत्तोलक की मात्रा के नाम से जाना जाता है। जिस संस्था में परिचालन उत्तोलक विद्यमान होगा उसमें विक्रय की मात्रा में परिवर्तन करने पर परिचालन लाभों में अधिक परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि विक्रय में 20% की वृद्धि होती है तो परिचालन लाभों में 50% की वृद्धि हो जाएगी। यदि किसी संस्था में स्थायी लागतें विद्यमान नहीं है तो उस संस्था में परिचालन उत्तोलक भी विद्यमान नहीं होगा और संस्था में विक्रय में जिस हिसाब से परिवर्तन होगा तो परिचालन लाभों में भी एक समान दर से ही परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल, विक्रय में 20% की वृद्धि होती है तो परिचालन लाभों में भी 20% की ही वृद्धि होगी। परिचालन उत्तोलक की गणना हम इस प्रकार करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज डिवाइड इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम यहाँ EBIT भी कहते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं और EBIT के लिए हम कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे। परिचालन उत्तोलक की मात्रा। परिचालन उत्तोलक की मात्रा की गणना विक्रय के दो स्तरों के परिणामों के आधार पर की जाती है। इसे परिचालन लाभों में प्रतिशत परिवर्तन को विक्रय में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परिचालन उत्तोलक की मात्रा यह दर्शाती है कि यदि बिक्री में परिवर्तन होता है तो लाभों में
परिचालन उत्तोलक की मात्रा का गुणा होगा। यदि परिचालन उत्तोलक की मात्रा 2 है तो बिक्री में परिवर्तन होने पर लाभों में उसका 2 गुना परिवर्तन होगा। इसके बाद हमारे पास है सेकंड, वित्तीय उत्तोलक। एक संस्था में वित्तीय उत्तोलक को समता पर व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। संस्था में एक स्थिर लागत वाली पूंजी होती है, जैसे अधिमान अंश है, ऋण पत्र है, दीर्घकालीन ऋण पूंजी है। इन पर एक निश्चित दर से लाभांश और ब्याज का चुकाना ही पड़ता है। इसके बाद हमारे पास एक ऐसी पूंजी भी होती है जिस पर हमें निश्चित दर से लाभांश नहीं चुकाना होता है, वह है हमारी समतांश पूंजी और प्रतिधारित अर्जने। तो वित्तीय उत्तोलक यह बताता है कि पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी और अस्थायी लागत वाली पूंजी के मध्य किस अनुपात में रखा जाए। वित्तीय उत्तोलक उच्च या निम्न स्तर का हो सकता है। यदि संस्था में स्थायी लागत वाली पूंजी परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी से अधिक है तो संस्था में उच्च स्तर का वित्तीय उत्तोलक होगा, और इसके विपरीत यदि परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी का अनुपात स्थायी लागत वाली पूंजी से अधिक है तो निम्न स्तर का वित्तीय उत्तोलक होगा। वित्तीय उत्तोलक को क्लियर है स्टूडेंट, समता पर व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। यदि कंपनी की अर्जनें पर्याप्त नहीं है तो संस्था को परिवर्तनशील लागत पूंजी का प्रयोग अधिक करना चाहिए, उसे निम्न स्तर के उत्तोलक का प्रयोग अधिक करना चाहिए। इसके विपरीत यदि कंपनी की अर्जनें अधिक हैं तो ऐसी स्थिति में उसे स्थायी लागत वाली पूंजी का अधिक उपयोग करना चाहिए। फाइनेंशियल लीवरेज ज्ञात करने के लिए हम लोग इस प्रकार ज्ञात करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज इजिकल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय ईबीटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग कहेंगे ईबीआईटी, और ईबिट से आशय है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। लाभ के दो स्तरों की तुलना करने के लिए वित्तीय उत्तोलक की मात्रा का माप इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसके बाद हम लोग याद करेंगे संयुक्त उत्तोलक। संयुक्त उत्तोलक हमारे दोनों प्रकार के जो उत्तोलक हैं, परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक, इन दोनों का ही गुणक होता है। इसको हम निकालते हैं कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। और इसका प्रकार हम डिग्री ऑफ कंपोजिट लीवरेज निकालेंगे तो हम लोग जो दोनों के हमारे फॉर्मूले हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कर देंगे। इसका हमारे पास एक एग्जांपल है। भारत लिमिटेड का चिट्ठा इस प्रकार है। उस चिट्ठे में लायबिलिटी साइड में ये राशियां हैं और एसेट साइड में इस प्रकार एसेट्स हैं। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात 3.0 है। स्थायी परिचालन लागत 2 लाख रुपए है और परिवर्तनशील लागत अनुपात 40% है। आयकर की दर हमारी 30% है। कंपनी की तीनों प्रकार के उत्तोलकों की हमें गणना करनी है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ सेल्स है 12 लाख, उसमें से हम लोग लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वह हमारा 40% ऑफ सेल्स है 4,80,000। सेल्स निकालने के लिए हम लोग ने देखा है कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालेंगे हम लोग, सेल्स अपॉन टोटल एसेट करेंगे तो हमारी सेल्स है यहाँ पे निकल जाएगी। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है हमारे पास 3 और टोटल एसेट्स है हमारी 4 लाख, तो हमारी सेल्स हो गई 12 लाख। इस प्रकार सेल्स आ गई 12 लाख, तो हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी 40%, तो 4,80,000 लेस कर दिए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया है 7,20,000 का। इस प्रकार हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट 2 लाख, तो हमारी ये हो गई ईबीआईटी। इसका लेस इंटरेस्ट करेंगे तो ईबीट आ गया और लेस टैक्स करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। इसके बाद हम लोग डिग्री ये निकाल रहे हैं अपना ऑपरेटिंग लीवरेज, ये निकलेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय ईबीआईटी। ये हमारे पास आ गया है 1.385। इसके बाद हम लोग निकालेंगे फाइनेंशियल लीवरेज, ये इस प्रकार निकलेगा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके, ये हमारे पास आ गया है 1.032%। इसके बाद हम कंबाइंड लीवरेज निकाल लेंगे और ये आ गया है हमारा 1.429। थैंक्स स्टूडेंट।